हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में होने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं सारे हरियाणा बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, सो आप अच्छे से करना इनको। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई भर भर के देने वाला हूँ। अब एक्चुअली अब की बार बहुत सारे पंगे हैं, वो सारी चीज़ें समझाने बैठूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा आपका। पेपर के अंदर मैंने आपको दिखा भी दिया था, पेपर एनालिसिस की जो वीडियो बनाई थी हिंदी की, उसको देख लेना। बहुत सारे चेंजेस अब की बार पेपर में, ठीक है। अब यहाँ पे फिलहाल हम बात करेंगे क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड की। हरियाणा बोर्ड के लिए जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काव्य खंड से बन रहे हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में कवर अप कराऊंगा। जो आपका जो कहानियों वाला पोर्शन है ना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो प्लेलिस्ट के अंदर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट बना रखी है 2023 के लिए। वैसे तो देखो जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखी होंगी तुमने मैंने हर एक वीडियो में बोला कि भाई प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहां पे जाके चेकआउट कर लेना। आपके रिगार्डिंग जो भी वीडियो है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का जो भी टॉपिक्स है, वो सारे 2023 के लिए हरियाणा बोर्ड की जितनी वीडियोज है वो सारी उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस है, जितनी भी चीज़ें मैं आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कर रहा हूँ, हर एक चीज़ आपको लिखी हुई मिलेगी। तो वो लिखा हुआ जो आपको cclchapter.com एक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी, तो इस पर आपको मिल जाएगी। गूगल पे सर्च करके जा सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको टोटल जो है 23 क्वेश्चंस देने वाला हूं काव्य खंड से, टॉप क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन तो शुरू करेंगे चैप्टर वाइज करा रखे, वो भी टेंशन मत लो कि भाई चैप्टर में पता नहीं कौन से कहाँ से आ रहा है। चैप्टर वाइज करा रखे ताकि ढूंढने में भी दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे बता देता हूँ क्वेश्चंस आएंगे किस हिसाब से। आपके पास में टोटल ये जो काव्य खंड है ये आएगा 6 मार्क्स का, ठीक है। आप बोलो भाई 6 नंबर के लिए हम इतने क्वेश्चन रटेंगे? भाई रटना हो तो रट लेना, आपकी इच्छा हो तो, ठीक है, याद करना हो तो। अब 6 मार्क्स का आएगा। 6 मार्क्स में से 4 मार्क्स का तो आएगा एक बड़ा क्वेश्चन, यानी कि थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन, और एक आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। बस इसमें से पूरे काव्यखंड में से इतना ही आएगा, इससे बाहर कोई एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन वगैरह नहीं आएगा। हाँ, व्याख्या वाला पोर्शन जो है, अगर काव्य भाव सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य, वो चीजें पूछ सकते हैं, बट जो क्वेश्चन आंसर है ना, सिंपल क्वेश्चन आंसर चैप्टर्स के, वो सिर्फ 6 नंबर के आएंगे, ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, हम चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने ज्यादा इसीलिए नहीं बनाए क्योंकि ज्यादा बनाने कोई तुक नहीं बनता था, मेन मेन क्वेश्चन बताए आपको। पहला चैप्टर है सूरदास वाला। अब सूरदास वाले में पहला ही क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, या फिर गोपियों के अनुसार राज धर्म क्या है, एक ही चीज होती है ये। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अपने देखो मैंने उत्तर नहीं लिखे अभी तक, उत्तर लिखने में भाई टाइम लगेगा, क्योंकि बाकी स्टूडेंट भी ये बोल रहे हैं कि सर हमारी हिंदी करा दो, इंग्लिश करा दो। आपको भी चाहिए ना, एसएस की चाहिए, साइंस के इंपॉर्टेंट को अलग अलग चीजें चाहिए। तो उत्तर आप गाइड वगैरह से अरेंज कर लेना अभी के लिए, फिलहाल के लिए। अगर टाइम मिलेगा तो मैं उत्तर वगैरह लिख दूंगा वेबसाइट के ऊपर, अपडेटेड आपको मिल जाएगा आर्टिकल, ठीक है। और अगर टाइम नहीं मिल पाया तो भाई आप पर्सन है गाइड के पास, गाइड के अंदर से या कहीं से भी, या चैप्टर के अंदर से ढूंढ के आंसर कर लेना, इनके प्रिपेयर कर लेना इन सारे क्वेश्चंस को जो इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव को अति बड़भागी कहकर किस प्रकार उस पर व्यंग्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। पठित पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना गोपियों वाला, इसमें से क्वेश्चन मैंने देखा है मेजोरिटी ऑफ द चांसेस ज्यादा रहते हैं इस चैप्टर के बाकी चैप्टर्स के कंपैरेटिवली। इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास ने लिखा हुआ है। तो इसमें से जो क्वेश्चन है वो है, सूरवीर अपनी वीरता का परिचय किस प्रकार देते हैं। अगला प्रश्न आता है, परशुराम को क्या देखकर क्रोध आया था। अगला प्रश्न है हमारे पास, परशुराम ने लक्ष्मण को वध करने योग्य क्यों कहा है। तो पूरे में लड़ाई मारकाट, वो जो धनुष तोड़ने की वजह से परशुराम दुखी हो रखा था, वो वही बकवास थी सारी सारी। आगे बढ़ते हैं, सवैया और कवित देव ने लिखा हुआ है जो कि, तो इस चैप्टर से हमारी जो इस पार्ट से है वो है, एक तो आता है ये देखो, ये जो पंक्तियों का भाव वाला ऐसे क्वेश्चन होंगे, ये 2 ही नंबर के, ये 4 मार्क्स की उम्मीदें मत करना तुम इनसे, ठीक है। प्रत्याही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। यानी कि भाव का मतलब होता है भावनाएं, क्या चीजें बताने की कोशिश कर रहा है लेखक, इसकी व्याख्या नहीं करनी, व्याख्या अलग होती है, भाव अलग होता है। भाव के अंदर लेखक क्या बताने की कोशिश कर रहा है, उसके बिहाइंड द सीन, मतलब बोल कुछ रहा है, भावनाएं कुछ और है, तो वो भावनाएं बतानी है यहाँ पे आपको, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। और ये सबसे मोस्ट, देखो जिस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा ना, जो रिपीट होने की जिसने हद पार कर रखी थी, उस क्वेश्चन के ऊपर मैंने लिख भी रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि आपको ये तकलीफ ना हो ढूंढने में कि भाई सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन कौन सा है। अगर हमें इतने भी याद नहीं करने तो मोस्ट इंपॉर्टेंट को तो पक्कम पक्का रट लेना तुम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन। कवि, ये देव जो है नाम है कवि का, तो कवि ने परंपरागत बसंत से किस प्रकार भिन्न बताया है। एक तो ये पूछा है, एक तरीका और अपनाया इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए। दूसरे कविता के आधार पर बताई, कविता आना चाहिए था प्रोबेबली यहाँ पे। दूसरे कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। ऑलमोस्ट सेम उत्तर, मतलब ऑलमोस्ट क्या, पूरा सेम टू सेम उत्तर लिखना है आपको, दोनों का एक ही चीज है ये। चलो अगला पार्ट देखते हैं, हमारा आत्मकथ्य। अब इस पार्ट से जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास में, जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और यही क्वेश्चन रिपीट बहुत देखा है मैंने। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। अब यहाँ पे देखो एक चीज मस्त है, इन्होंने पहले हमको नाम दिया लेखक का कि जयशंकर प्रसाद यानी लेखक आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। अब जिसने थोड़ा सा थोड़ा मोटा भी पढ़ रखा हो उसको समझ आ जाएगा कि पोर्शन जो है ना ये वाला, आत्मकथा जब शब्द इस्तेमाल होता है मतलब आत्मकथा वाली कविता से ही है वो बहुत आसान है इसको पहचानना। तो और यहाँ पे एक सिंपल बोल दिया कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, उत्तर दोनों का सेम ही लिखना है। आत्मकथ्य कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए, यानी कि क्या भावनाएं वगैरह वो चीजें, या फिर कह लो आत्मकथ्य कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। दोनों चीजें एक ही है, उत्तर लिखना है आपको इसका, ठीक है। ये दो, ये इसमें जो है ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़ लेना इस चैप्टर के इन क्वेश्चंस को। अब ये क्वेश्चन देखो, इस पार्ट में उत्साह वाला पार्ट है, उत्साह अट नहीं रही है। इसमें जो है एक ही क्वेश्चन इतनी बार रिपीट कर रखा है, बस तुम्हारा पोपट काटते हुए। ऐसा नहीं है भाई, अगर मैंने बोल दिया मूल भाव स्पष्ट कीजिए और अगलों ने दे दिया निहित संदेश स्पष्ट कीजिए, ये सारे क्वेश्चन जो है ना अलग अलग तरीके से पूछे हैं, लेकिन उत्तर एक ही लिखना है। उत्साह कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, उत्साह कविता में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए, उत्साह शीर्ष कविता का सार लिखिए, उत्साह कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। सारी चीजें एक ही है ये, तो एक ही उत्तर लिखना है। इतने अलग अलग स्टाइल में पूछ सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्साह कविता में कवि और बादल में क्या समानता दिखाई देती है, तो वो हमको बताना है यहाँ पे। अट नहीं रही है कविता के आधार पर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए, यानी कि प्रकृति का वर्णन हमको करना है कि कैसी प्रकृति हमें दिखाई दे रही है। अगला जो पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 6, यह दंतुरित मुस्कान फसल। तो इसमें से हमको जो है प्रश्न नंबर 15 आता है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कवि ने फसल को क्या कहा है। ये थोड़ा सा मैंने रिपीटेड देखा है, बट देखो जिनके ऊपर मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लिख रखे हैं वो ऐसा नहीं है कि 2 बार आते मैंने ठोक दिया मोस्ट इंपोर्टेंट, नहीं ऐसा नहीं है। ये भी क्वेश्चन मैंने लगभग 2-3 बार देखा है, बट 2-3 बार आने से कुछ ज्यादा अहमियत होती नहीं है। वो क्वेश्चन जो हर एक बार आ ही जाता है उनके ऊपर लिखा है मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक बार सारों को पढ़ लेना कम से कम गाइड में से, तो राउंड फिगर आइडिया ले लेना कि क्या सा लिखना रहता है। फिर भूल जाओ तो अलग मैटर है भाई तुम्हारा। छाया मत छूना, गिरिजा कुमार माथुर। अब इसमें से जो क्वेश्चन है, छाया मत छूना कविता में छाया से क्या मतलब है, जो छाया क्या नहीं छूना है ना। वैसे तो तुमको समझ आ गया होगा पूरी कविता पढ़ने के बाद में कि वो जो है अपनी इतिहास को, अपनी बीती बातों को नहीं छूना चाहता, तो वही चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन आउट करनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, छाया मत छूना कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। ये जो है ना कविता में छाया से क्या अभिप्राय है, और ऑलमोस्ट सा मतलब कविता की समरी टाइप में मूल भाव लिखना है। इसमें भी ऑलमोस्ट ऐसा सा ही कुछ लिखना रहेगा, सिमिलैरिटी सी है क्वेश्चन के आंसर्स में। अगला जो चैप्टर है वो है कन्यादान, ऋतुराज ने लिखा हुआ है। और कन्यादान में से आपको पहला ही चीज है, कन्यादान कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए या केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। अब तुम्हारे मन से ये डाउट तो क्लियर हो गए होंगे ना, केंद्रीय भाव, पाठ का सार, मूल भाव, फलाने ढिमक्के भाव, जितने भी आ जाए वो एक ही चीज लिखनी है आपको, है ना। तो ये मस्त चीज है, ये ध्यान रखना इनको इन चैप्टर्स में जिनमें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। कवि ने कन्यादान कविता में किसके दुख को प्रमाणिक कहा है और क्यों। और अल्ट्रा अल्ट्रा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बुक से, वो है माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, या फिर कह लो कन्यादान कविता में माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। ये क्वेश्चन भाई इतनी बार आया है ना, मैं मतलब तंग हो गया, इसको काट काट के 10 या 15 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ध्यान रखना, अच्छे से उत्तर याद कर लेना इसका, तो है ना।
गाइड वगैरह में कहीं भी अरेंज करो, जहाँ से भी ढूंढने भाई वो तुम ढूंढते रहो, ठीक है। अगर टाइम मिला तो मैं लिख भी दूंगा। अगला पार्ट देखते हैं, वो है संगतकार, मंगलेश डबराल ने लिखा हुआ है। इसमें जो क्वेश्चन है 2 ही क्वेश्चन है, जो कि जिनके चांसेस मुझे लगे नहीं कुछ खास से, फिर भी लिख दिए, ठीक है भाई, पेपर में आए थे तो मैंने लिख दिए। संगतकार से क्या तात्पर्य है? संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है, ठीक है ना। तो ये थे हमारे टोटल जो है काव्य खंड से पोर्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको देखो उत्तर आपको ढूंढने पड़ेंगे, वीडियो पॉज करो, या फिर एक सिंपल तरीका बताता हूँ, वेबसाइट पे चले जाओ जो कि मैंने बताई थी cclchapter.com, और वहां से जो है आप आराम से बैठ के फोन में खोल लो पर्सन, और अपना सरका सरका के उत्तर गाइडों में या कहीं भी जो भी है ढूंढते रहो, और याद कर लेना उनको साथ में, ठीक है। अब ये जो गद्य खंड है ये भी मैंने साथ में ही लिख रखा है, बट ये जो है ना इसके जो क्वेश्चन है वो अलग से वीडियो में बनाऊंगा मैं, क्योंकि ये वीडियो काफी लेंथी हो जाती है तो दिक्कत रहती है फिर आपको देखने में भी। तो ये जो जितनी भी वीडियोज मैं बनाऊंगा वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट कर लेना, ठीक है। गद्य खंड उस वाले पोर्शन में हम करेंगे पूरा। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।